पहला सवाल है, रितु कैन रो डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर। मतलब कि पानी का जो बहाव है, अगर रितु उधर ही तैरती है तो इससे वो 20 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर लेती है। लेकिन अगर अप स्ट्रीम जाती है, यानी कि अगर रितु पानी जिधर से बह रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में अगर वो तैरती है तो वहाँ पर उसे 4 किलोमीटर ही कवर कर पाती है 2 घंटे में। ठीक है, हमें क्या बताना है क्वेश्चन में? हमें बताना है कि रितु जो है वो स्टिल वाटर में कितना उसका स्पीड होगा, और दूसरी चीज़ जो निकालनी है कि करंट का स्पीड क्या होगा, यानी कि जो धारा बह रहा है, जो पानी का फ्लो है, वो कितना स्पीड होगा उसका। ठीक है, तो हमें ये निकालना है। अब हम निकालते क्वेश्चन में। सबसे पहले समझते हैं कि डाउन स्ट्रीम के केस में क्या होता है। लेट द स्पीड ऑफ द रितु, द स्पीड ऑफ द रितु, तो रितु का जो स्पीड है उसको हम x किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं। द स्पीड ऑफ द करंट, द स्पीड ऑफ द करंट, ठीक है, जो करंट है उसका स्पीड हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। करंट क्या है? करंट है हमारा पानी का फ्लो। अब अगर रितु जो है, जब रितु डाउन स्ट्रीम जाती है, जब रितु डाउन स्ट्रीम जाती है तो वहाँ पर ये दोनों ही स्पीड एक दूसरे के साथ मैच कर जाएंगे, यानी कि रितु का स्पीड में ऐड हो जाएगा पानी का फ्लो। यानी व्हेन ऑब्जेक्ट go through the same direction as the flow of current या flow of water, then both the sides are added। ठीक है, तो दोनों चीज़ ऐड हो जाएगा क्योंकि दोनों का फ्लो उसमें जुड़ेगा और दोनों फ्लो जुड़ करके और ज़्यादा स्पीड को बढ़ा देगा। ठीक है, तो रितु जब डाउन स्ट्रीम जाएगी तो वहाँ पर x प्लस वाई हो जाएगा, दोनों स्पीड आपस में ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर रितु अप स्ट्रीम जाती है, अप स्ट्रीम मतलब पानी उधर से आ रहा है और रितु जो है वो इधर से पानी उधर से आ रहा है, रितु अपोजिट डायरेक्शन में तैर रही है। तो ऐसे में जो दोनों स्पीड है, रितु का स्पीड यानी कि x और पानी का स्पीड यानी कि y, दोनों आपस में माइनस हो जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 केस हुआ। अब हम सबसे पहले डाउन स्ट्रीम को उठाते हैं। तो पहला जो मैं लिख रहा हूँ ये पहला स्टेप था जिसमें हमने रितु के डाउन स्ट्रीम x प्लस वाई और रितु का अप स्ट्रीम x माइनस वाई लिखा। अब हम लिखते हैं स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 में डाउन स्ट्रीम जो आया है मेरा स्पीड है ना, तो डाउन स्ट्रीम हमारा स्पीड क्या आया है? x प्लस वाई आया है। ठीक है, अच्छा, स्पीड का फार्मूला क्या होता है? स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। स्पीड का फार्मूला होता है डिस्टेंस बाई टाइम। तो जब डाउन स्ट्रीम है तो उस समय पे डिस्टेंस कितना है? डाउन स्ट्रीम के केस में डिस्टेंस है 20 किलोमीटर डिवाइडेड बाई समय कितना लग रहा है? 2 आवर। ठीक है, तो ये हो गया। तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस बाई टाइम। उसी के बेसिस पे मैंने क्या लिखा? x प्लस वाई, यानी कि डाउन स्ट्रीम में स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस यानी 20 किलोमीटर बाई टाइम 2 आवर। ठीक है, ये हो गया। अब हम इसको 20 और 2 को कट कर लेते हैं, 2 से 20 ये 10 हो गया। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 हुआ। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 1। अब हम सेम टू सेम स्टेप 3 में क्या करेंगे? अप स्ट्रीम का निकालेंगे। ठीक है, अप स्ट्रीम का निकालेंगे। तो अप स्ट्रीम में जो रितु का स्पीड है वो कितना है? x माइनस वाई है। अच्छा, डिस्टेंस बाय टाइम करते हैं क्योंकि स्पीड का फॉर्मूला लिखने वाले हैं। तो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो डिस्टेंस कितना है अप स्ट्रीम में? 4 किलोमीटर है और समय लग रहा कितना है? 2 किलोमीटर है। 2 और 4 को कट कर लेते हैं, ये 2 हो गया। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना है? 2। दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। अब ये जो दोनों इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, हमें इन दोनों को सॉल्व कर लेना है जिससे हमारा x और y का वैल्यू आ जाएगा। इसे आप सॉल्व कर सकते हैं।
क्वेश्चन नंबर 2, इट इज़ प्रपोज्ड टू बिल्ड ए सिंगल सर्कुलर पार्क, है ना। एक सर्कुलर पार्क बनाना है, ठीक है। सबसे पहले हम एक सर्कुलर पार्क ड्रॉ करते हैं स्टेप नंबर 1 में। सबसे पहले हमने एक सर्कुलर पार्क ड्रॉ कर लिया जिसका अपना एक रेडियस होगा। अब यहाँ पर जो ये सिंगल सर्कुलर पार्क बनाना है, इक्वल इन एरिया, है ना। किसके एरिया के बराबर है ये पार्क? टू द सम ऑफ टू सर्कुलर पार्क ऑफ डायमीटर 16 मीटर एंड 12 मीटर, ठीक है। तो जो पार्क बनाना है वो दो पार्क के एरिया के बराबर है। एक पार्क जिसका डायमीटर 16 मीटर है, यानी रेडियस 8 मीटर है, और दूसरा पार्क जो है वो 12 मीटर का है जिसका रेडियस हमारा 6 मीटर होगा। उन दोनों छोटे छोटे सर्कुलर पार्क को जब हम ऐड करेंगे उसके एरिया को, तो इस बड़े वाले सर्कुलर पार्क जिसको हमें बनाना है उसका एरिया आएगा, ठीक है। और यहाँ से हमें क्या निकालना है? इस बड़े वाले सर्कुलर पार्क का रेडियस, ठीक है। तो जो ये बड़ा सा फिगर हो गया, ये हो गया हमारा जिसको हमें बनाना है। ये इसका एरिया किसके बराबर होगा? इज इक्वल टू दो छोटे छोटे सर्कुलर पार्क के एरिया के बराबर होगा, ठीक है। तो जैसे पहला वाला 16 मीटर डायमीटर है, ध्यान देना 16 मीटर डायमीटर है, तो ये 8 मीटर का हो जाएगा। और ये वाला 12 मीटर है तो ये 6 मीटर का हो जाएगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में क्या करेंगे? हम पहले इस बड़े वाले जो कि हमें बनाना है, जो पार्क हमें बनाना है, उसका एरिया लिखेंगे। तो ये हो जाएगा पाई कैपिटल आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये छोटा वाला जो पहला वाला है ना, फर्स्ट और सेकंड ऐसे करके लिख लेते हैं। फर्स्ट सर्कुलर पार्क का एरिया क्या होगा? पाई R1 का स्क्वायर और प्लस छोटा वाला जो सर्कुलर पार्क है पाई R2 का स्क्वायर, ठीक है। देन अब इसका सॉल्यूशन चलेगा। नेक्स्ट स्टेप में पाई R का स्क्वायर इज इक्वल टू पाई R1 कितना है? 8, यानी 8 का स्क्वायर प्लस पाई R2 यानी कि 6 का स्क्वायर। आप यहाँ से ये जो कैपिटल R दिख रहा है इसका वैल्यू को निकाल लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ए हॉर्स इज टाइड टू पेग एट वन कॉर्नर ऑफ ए स्क्वायर शेप ग्रास फील्ड ऑफ ए साइड 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक स्क्वायर शेप का क्या है? फील्ड है ना, ग्रास फील्ड है। और इस स्क्वायर शेप के ग्रास फील्ड में के कॉर्नर पे एक घोड़ा बांधा हुआ है, और वो घोड़ा जो है वो 7 मीटर लंबे रस्सी से बांधा हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे? एक 7 मीटर का लंबा रस्सी ले लेंगे और उस 7 मीटर का लंबा रस्सी से घोड़ा को बांध देंगे, ठीक है। ये जो गोल सा मैंने बीच में बनाया है ये घोड़ा मान के चलिए। अब क्या होगा कि ये कॉर्नर पे बांधा हुआ है प्लस ये घोड़ा है, और ये 7 मीटर ही मैक्सिमम अपने रस्सी को खींच सकता है, क्योंकि उससे आगे तो ये जाएगा नहीं। अब हम देखते हैं कि इसका निकालना क्या है। अगर ध्यान से आप इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ये जो घोड़ा है ये कितने फील्ड को चर पाएगा, है ना, कितने फील्ड को चर पाएगा इस रस्सी के हिसाब से, वो कितने फील्ड को ग्रेज कर पाएगा, यही हमें निकालना है। देखिए घोड़ा जो है वो मैक्सिमम डॉटेड लाइन से बता रहा हूँ मैं, इधर जा पाएगा मैक्सिमम, और फिर ये इधर जा पाएगा। तो स्टेप नंबर 1 में हम फिगर ड्रॉ करेंगे। तो घोड़ा जो है वो मैक्सिमम जो पोर्शन को मैं ब्लैक कलर से इंडिकेट करूँगा अभी अंदर, वही पोर्शन में वो ग्रेजिंग कर सकता है, उससे आगे वो ग्रेजिंग नहीं कर सकता है। तो यहाँ पर ये जो पूरा पोर्शन आया, अब ये जो घूम रहा है ये, है ना, ये जो पूरा डॉटेड लाइन घूम रहा है ये मैक्सिमम कितना कितना मीटर का होगा? 7 मीटर का होगा। इधर भी 7 मीटर का होगा, ठीक है। इस तरह से मैंने बना लिया। अच्छा, क्योंकि ये स्क्वायर है तो जहाँ पे रस्सी बांधा हुआ है वहाँ पे कितना डिग्री का एंगल बनेगा? क्योंकि ये स्क्वायर है तो ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ठीक है। 90 डिग्री का एंगल बन गया। अब इस फिगर को हम अलग से काट करके बनाएंगे। तो जब ये फिगर को हम अलग से काट करके बनाएंगे, ये मैंने एरो का साइन लगा करके इधर छोटा सा ये फिगर को ड्रॉ किया, ये रहा, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। 90 डिग्री का एंगल बन गया। ये 7 मीटर आया, ये 7 मीटर आया, और इस तरह से ये क्या है? ये एक सेक्टर है, ये एक सेक्टर है, और इसी सेक्टर का एरिया हमें फाइंड करना है। स्टेप नंबर 2 में हम एरिया ऑफ द सेक्टर निकालेंगे। तो एरिया ऑफ द सेक्टर कैसे निकलता है? एरिया ऑफ द सेक्टर इज इक्वल टू
थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक है, थीटा बाई 360 इंटू पाई आर का स्क्वायर। तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू हमें 90 पता है, आर का वैल्यू हमें 7 पता है। आप आसानी से पुट करके इसमें बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट ऑफ 2 डिजिट नंबर, है ना, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज़ 8 and the difference between the number and that difference between the number by between the number and that formed by reversing the digit is 18, the number is 8। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये क्वेश्चन अधूरा है, तो मैं इससे बाद में आपको बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0, द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर पहला तो है कि हमें बताना है कि ये जो दो इक्वेशन दिया हुआ है x इज इक्वल टू 0 और दूसरा दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5, है ना, ये दूसरा सवाल है। इससे पहले जो मैं क्वेश्चन बता रहा था वो हो सकता है उसमें कुछ छूट गया है, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा। पहले आप इस क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। द पेयर ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 5, इसका इक्वेशन कैसा होगा, मतलब इसका इक्वेशन कोइंसाइड करेगा, इसका इक्वेशन इंटरसेक्ट करेगा, या इसका इक्वेशन पैरेलल होगा, हमें ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दोनों पॉइंट्स को लिख लेते हैं। तो पहला पॉइंट है मेरा x इज इक्वल टू क्या 0, और दूसरा पॉइंट क्या है x इज इक्वल टू 5, ठीक है। सबसे पहले हम एक एक्सिस ड्रॉ करेंगे। पहले तो स्टेप नंबर 1 में हमने दोनों वैल्यूज़ को लिखा। अब स्टेप नंबर 2 जो है मेरा, उसमें हम एक एक्सिस बना लेंगे और यहाँ पे x इज इक्वल टू 5 तक गया है, तो हम 5 तक इसको लिख लेते हैं। 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 तक गया है। सबसे पहली चीज़ क्या बोली गई है हमें, सबसे पहली चीज़ बोली गई है x इज इक्वल टू 0, है ना, x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 कब होता है, x इज इक्वल टू 0 तब होगा जब y मेरा कुछ होगा, है ना। और दूसरी चीज़, x इज इक्वल टू 0 जब भी होता है तो उसका जो पॉइंट होता है वो y में कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। ये नहीं पता है कहाँ पे है, लेकिन y एक्सिस पर ही वो होगा। तो इसीलिए यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 हमने लिख लिया, ठीक है, x इज इक्वल टू 0। तो दिस पॉइंट इंडिकेट x इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहीं पर x मेरा 0 होगा, ठीक है। यहाँ पर नहीं होगा x इज इक्वल टू 0, क्योंकि जो 0 0 है, जो पॉइंट O दिख रहा है, यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी 0 होता है। हमें सिर्फ x 0 बताना है, y मेरा 0 नहीं है यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं वो y एक्सिस पे लाई करेगा। पॉइंट नंबर 1। अब x इज इक्वल टू 5 का लाइन कहाँ पे बनेगा, x इज इक्वल टू 5 का लाइन ये देखिए, ये x के जगह पे मैंने 5 लिखा है, तो यहाँ से एक लाइन इस तरह से वर्टिकल जाएगा, ठीक है। तो ये जो सीधा लाइन मैंने 5 को क्रॉस करते हुए बनाया है, यही है मेरा x इज इक्वल टू 5, जो y एक्सिस के पैरेलल होगा। अब आप खुद देखिए, x इज इक्वल टू 0 यानी y वाला एक्सिस, और x इज इक्वल टू 5 यानी x को क्रॉस करके जो लाइन बना है, ये दोनों आपस में कैसे हैं। अगर हम स्टेप नंबर 3 में केवल इन दोनों लाइंस को देखें तो ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं। क्योंकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं, तो हम बोलेंगे कि इन लाइंस का कोई भी इक्वेशन या कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एरिया बाउंडेड बाय द x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 एंड बोथ कोऑर्डिनेट एक्सिस इज, है ना। हमें बताना है कि x प्लस वाई बराबर 10 से कितना एरिया बनेगा, ठीक है। x प्लस वाई बराबर 10 से कितना एरिया बनेगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन एग्ज़ाम में आता है, सबसे पहले आपको x और y का वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 में हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 लिखेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम टेबल बनाएंगे। हमें 2 वैल्यू पता होना चाहिए। लाइन बनाने के लिए 2 वैल्यू हमेशा पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम ग्राफ बनाने से पहले 2 पॉइंट्स को बना लेते हैं। ये देखिए, ये हो गया x पॉइंट, ये हो गया y पॉइंट, है ना। अब हम क्या करेंगे, अगर मेरा मान लेते हैं y 0 होता है, अगर y 0 होता है तो y की जगह अगर हम 0 बैठा देते हैं तो x क्या आएगा, x बराबर आएगा 10। और अगर हम 10 अगर हम x बराबर 0 लेते हैं तो क्या आएगा, y 10 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने 2 पॉइंट बना लिया। अब हम x स्पेस को बनाएंगे।
देखिए दोनों तरफ हमें 10-10 लेना होगा। 1 2 4 6 8 10 2 4 6 8 10, इस तरह से हमने पॉइंट बना लिया। अब सबसे पहला जो पॉइंट है वो है 10 0। एक्स में 10 है और वाई में 0 है, तो एक्स में 10 है और वाई में 0 है, मतलब एक्स कुछ है, तो वो 10 पर जा कर के पॉइंट बनेगा। दूसरा पॉइंट है 0 और 10, यानी कि यहाँ पर एक्स 0 है और वाई 10 है, तो 10 पर जा कर के वाई वाले एक्सिस में पॉइंट बनेगा। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से मिला देते हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम इस तरह से क्या करते हैं, मिला देते हैं। आप अगर ध्यान से देखें, अगर इसको हम छोटा सा बनाएं बाहर में, तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। ठीक है, आप गौर करेंगे तो ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। मैं इसे ब्लैक कलर से इस तरह से इंडिकेट करता हूँ। ठीक है, बीच में यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल क्रिएट हो रहा है। अब क्योंकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो हमें क्या निकालना था, एरिया। ठीक है, अब यहाँ नीचे देखिए इसका बेस कितना है। इसका जो बेस है वो एक्स एक्सिस में देखिए 0 से लेके 10 तक, 0 से लेकर के 10 तक है, तो ये नीचे में 10 हुआ। अच्छा, इसका हाइट कितना है, इसका हाइट है 0 से लेके 10 तक, यानी कि 10 हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हमें बेस और हाइट मालूम चल गया। तो बेस और हाइट मालूम है, तो हम एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या जानते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारा होता है 1/2, है ना। यहाँ पे मैंने फिगर बनाया और ये सेकंड स्टेप मान के चलिए इसको, और थर्ड स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल रहे हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। आप बेस इंटू हाइट, यानी बेस मेरा 10 है, हाइट मेरा 10 है, आप पुट करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगला सवाल है, इफ़ x बराबर a है और y बराबर b है, तो बताइए कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 और 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, इसका क्या सॉल्यूशन होगा। और उसमें a और b का वैल्यू भी बताना है। ठीक है, सिंपल सा सवाल है। यहाँ जो ये x प्लस वाई बराबर 5 है और 2x माइनस 3y बराबर 4 है, इन दोनों के जगह पर हम a का वैल्यू और b का वैल्यू बैठाएंगे। ठीक है, इसको स्टार्ट करते हैं बनाना। सबसे पहले हम क्या करेंगे, x प्लस वाई बराबर 5 लिखेंगे, और दूसरा इक्वेशन है मेरा 2x माइनस 3y बराबर 4। अब जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि x के जगह पे हमें a बैठाना है और y के जगह पे हमें क्या बैठाना है, b। तो आप x के जगह पर a और y के जगह पे b बैठाइए। तो पहला जो इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 है, वहाँ x के जगह पे क्या बैठेगा, a बैठेगा, प्लस y के जगह पे क्या बैठेगा, b इज इक्वल टू 5 हो गया। तो अब ये जो इक्वेशन था ये कुछ इस तरह से बदल गया। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 1। दूसरे में भी सेम वही करेंगे, तो 2x जो है वो 2a हो जाएगा और माइनस 3y जो है वो b हो जाएगा, इज इक्वल टू 4 हो गया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आपको ये दोनों इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को सॉल्व कर लेना है किसी भी मेथड से, और a और b का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइन 60 इज इक्वल टू कॉस 30 प्लस साइन 30 इज इक्वल टू कॉस 60। ठीक है, इस क्वेश्चन में हिंट यही है कि आपको 4 वैल्यूज़ पता होने चाहिए। साइन 60 का कितना होता है, कॉस 30 का कितना होता है, साइन 30 का कितना होता है, और कॉस 60 का कितना होता है। आप सारे वैल्यूज़ को इस क्वेश्चन में बैठाइए, आपका आंसर आ जाएगा। ट्राई करके देखेंगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स कॉसेक स्क्वायर एक्स, है ना। ये सब रिपीटेटिव क्वेश्चंस हैं इसको, लेकिन तब भी हम सॉल्व करेंगे बिकॉज वी आर प्रैक्टिसिंग। सो 1 प्लस कॉस एक्स 1 माइनस कॉस एक्स इंटू कॉसेक स्क्वायर एक्स है। ठीक है, पहला रूल यही है कि साइन और कॉस में सबको बदलना है। पहले में जो 2 ब्रैकेट्स हैं वो कॉस में तो ऑलरेडी हैं, तो इन्हें बदलने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो कॉसेक स्क्वायर एक्स है इसे हमें बदलना होगा। तो पहले हम 1 प्लस कॉस एक्स और ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स, कॉसेक स्क्वायर एक्स, ये याद रखिएगा, कॉसेक एक्स जो होता है ये 1 बाई साइन एक्स होता है। कॉसेक एक्स जो होता है ये 1 बाई साइन एक्स होता है, तो उस बेसिस पे कॉसेक स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा, 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा। ठीक है, अब दूसरा स्टेप, शुरू में जो 2 ब्रैकेट है 1 प्लस कॉस एक्स और 1 माइनस कॉस एक्स, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है,
ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा इंटू 1 बाई क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। अब यहाँ पे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हमने क्या पढ़ा है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है। तो क्या हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे साइन स्क्वायर एक्स पुट कर सकते हैं, हाँ। साइन स्क्वायर एक्स इंटू 1 बाई साइन स्क्वायर एक्स हो गया, साइन स्क्वायर एक्स कट गया, ये आंसर आ गया हमारा 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द लीस्ट कॉम्पोजिट एंड लीस्ट प्राइम नंबर। ठीक है, हमें लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का रेशियो बताना है। ठीक है, कैसे बनेगा, सबसे पहले आप देखिए कि लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर क्या होता है। लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर होता है 4 और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, लीस्ट प्राइम नंबर होता है 2। ठीक है, हमें क्या करना है 4 और 2 का सबसे पहले तो एलसीएम लेना है, एलसीएम ऑफ 4 एंड 2, और फिर हमें एचसीएफ भी निकालना है इसका 4 और 2 का। ठीक है, और उसके बाद फिर लास्ट में क्या करिएगा, पहला स्टेप में तो मैंने लीस्ट कॉम्पोजिट नंबर और लीस्ट प्राइम नंबर आपको बता दिया, सेकंड स्टेप में आप एलसीएम और एचसीएफ दोनों का फाइंड करिएगा, और थर्ड स्टेप में जो भी एलसीएम और एचसीएफ आएगा उसको आपस में डिवाइड कर दीजिएगा, मतलब एलसीएम बाई एचसीएफ बोला है। क्वेश्चन में कि हमेशा याद रखें कि पहले किसका रेशियो बोला है, यहाँ बोला है रेशियो ऑफ एलसीएम एंड एचसीएफ, इसलिए हम एलसीएम को ऊपर रखेंगे और एचसीएफ को नीचे रखेंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में बोल देता है एचसीएफ से एलसीएम तो फिर एचसीएफ ऊपर होता है एलसीएम नीचे होता है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया, इसको आप सॉल्व करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2, tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है ना, और हमें निकालना है tan 20 अल्फ़ा प्लस कॉट 20 अल्फ़ा का वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन सिंपल है, आपको करना क्या है इसमें कि ये जो दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या है, tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 2, और निकालना क्या है tan 20 अल्फ़ा कॉट 20 अल्फ़ा का वैल्यू। ठीक है, तो ये जब कब निकालना होगा, जब हमें अल्फ़ा का वैल्यू पता रहेगा। ठीक है, जब हमें अल्फ़ा का वैल्यू पता रहेगा तो हम आसानी से निकाल सकते हैं। तो जो क्वेश्चन में दिया हुआ है tan अल्फ़ा प्लस कॉट अल्फ़ा इज इक्वल टू 2, उसका इस्तेमाल करके हम अल्फ़ा का वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, चलिए, हम मैंने क्या बताया, मैंने बताया है कि आपको या तो आप साइन बाई कॉस में बदल दीजिए पूरे टर्म को, लेकिन यहाँ पे साइन बाई कॉस में बदलने से कुछ फ़ायदा है नहीं, क्योंकि दोनों ही टर्म एक दूसरे के अपोजिट है। ठीक है, तो करेंगे क्या ना कि tan अल्फ़ा जो है ये तो tan अल्फ़ा ही रहेगा, ये कॉट अल्फ़ा को आप बदल करके 1 बाई tan अल्फ़ा में कर दीजिए। ठीक है, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, क्योंकि कॉट अल्फ़ा जो होता है वो इन्वर्स होता है tan का, तो tan अल्फ़ा प्लस 1 बाई कॉट अल्फ़ा हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम एलसीएम लेंगे, तो नीचे 1 लगा दिया tan अल्फ़ा का, अब क्या होगा 1 और tan अल्फ़ा का जो एलसीएम है वो क्या हो जाएगा tan अल्फ़ा, 1 से tan अल्फ़ा को हम डिवाइड करेंगे, 1 से tan अल्फ़ा को डिवाइड करेंगे तो आएगा tan अल्फ़ा, और tan अल्फ़ा से tan अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर अल्फ़ा, प्लस tan अल्फ़ा से tan अल्फ़ा को डिवाइड किए दिस इज़ 1, और 1 से 1 को मल्टीप्लाई किए तो ये 1 हो गया, इज इक्वल टू 2 हो गया मेरा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई, तो राइट हैंड साइड में जो आपको 2 दिख रहा है उसके नीचे 1 लगा दीजिए और इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1 इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और tan अल्फ़ा को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा मेरा tan स्क्वायर अल्फ़ा प्लस 1, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई हुआ तो वही रहेगा, और दूसरा है tan अल्फ़ा इंटू 2 यानी कि 2 tan अल्फ़ा हो गया, क्या हो गया 2 tan अल्फ़ा हो गया ये। ठीक है, अब देखिए ये ध्यान से ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2ab, कुछ इस तरह का ये दिख रहा है ना, तो हम इसको क्या करेंगे, ये 2 tan अल्फ़ा को हम ले आएंगे इधर साइड में। ठीक है, तो ये हो गया tan स्क्वायर अल्फ़ा, और ये 2 tan अल्फ़ा जो है ये इधर आएगा तो -2 tan अल्फ़ा हो जाएगा, और ये +1 जो है ये वहीं रहेगा, इज इक्वल टू क्या हो गया 0। हमने केवल क्या किया 2 tan अल्फ़ा को इधर ले आया। अब यहाँ पे क्या होगा, ये जो tan स्क्वायर अल्फ़ा है यहाँ से हम a निकालेंगे और ये लास्ट वाले से हम b निकालेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये होगा a स्क्वायर के जगह पे क्या दिख रहा है, असल में ये जो
पूरा टर्म है ये ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के टर्म में है, ठीक है। अब हम इसको ए स्क्वायर से कंपेयर करेंगे, हम किसको, टेन स्क्वायर अल्फ़ा को, टेन स्क्वायर अल्फ़ा को। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर टेन स्क्वायर अल्फ़ा, तो स्क्वायर और रूट कट गया, ये आ गया टेन अल्फ़ा, ठीक है। बी क्या होगा, बी बराबर बी स्क्वायर बराबर 1 है, तो बी बराबर भी क्या होगा, 1 ही होगा। तो ए इज इक्वल टू टेन अल्फ़ा हो गया, बी इज इक्वल टू क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। अब हम ए प्लस यहाँ पर ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर लगेगा तो हम लगा देंगे ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, ए कितना है टेन अल्फ़ा, टेन अल्फ़ा और माइनस बी कितना है, बी है हमारा बी है हमारा 1, ठीक है। इसका स्क्वायर इज इक्वल टू क्या है, 0, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर जब उधर जाएगा तो रूट में होगा, तो रूट तो कट के ख़त्म हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 का रूट करो, स्क्वायर रूट करो, कुछ भी करो, 0 ही होता है। तो टेन अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू कितना हुआ, 0। तो टेन अल्फ़ा इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जाएगा तो क्या होगा, +1, ठीक है। अब यहाँ पे टेन में अल्फ़ा है, तो टेन में कौन सा वैल्यू 1 होता है, टेन पे कौन सा वैल्यू 1 होता है, तो टेन पे वैल्यू होता है 1 45 डिग्री पे, तो अल्फ़ा का वैल्यू कितना आया, 45 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है, यहाँ पे जो ये टेन 20 अल्फ़ा दिख रहा है आपको, है ना, एक मिनट। अब क्या करेंगे, जो क्वेश्चन में दिया था टेन 20 अल्फ़ा प्लस कॉट 20 अल्फ़ा, है ना, इसका वैल्यू निकालना था। तो इसको कैसे निकालेंगे हम, इसको निकालने के लिए सिंपल, अल्फ़ा का वैल्यू हमें पता चल चुका है, इसको थोड़ा सही से लिखेंगे, टेन अल्फ़ा का पावर 20 भी लिख सकते हैं, प्लस कॉट अल्फ़ा का पावर 20 भी लिख सकते हैं। तो टेन अल्फ़ा का वैल्यू, तो टेन अल्फ़ा यानी टेन 45, तो टेन 45 डिग्री का पावर 20 प्लस कॉट 45 का पावर 20, ओके। सो टेन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो 1 का पावर 20 हो गया, प्लस कॉट 45 का वैल्यू भी 1 ही होता है, इसका भी पावर 20 हो गया, तो 1 का पावर 21, 1 का पावर 21, दिस इज़ 2, तो आंसर हो गया इसका 2, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इफ़ 217x प्लस 131y इज इक्वल टू 913 है, और दूसरा है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827, देन x प्लस वाई इज़, है ना। सिंपल, पहले हम दोनों इक्वेशन को लिख लेंगे। पहला इक्वेशन है मेरा 217x प्लस 131y बराबर 913, और दूसरा है 131x प्लस 217y इज इक्वल टू 827 है, ठीक है। ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसको क्या, अब इसको करना क्या है हमें, सिंपल सा प्रोसीजर है इसको, देखिए इसको आप ऐड कर दीजिएगा, जब भी x प्लस वाई बोलेगा तो ऐसे इक्वेशन को ऐड कर देना है, जब भी x माइनस वाई बोलेगा तो ऐसे इक्वेशन को माइनस कर देना है, ठीक है। तो माइनस और प्लस करने के लिए क्या करेंगे, ऐड बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को ऐड कर देना है। तो कितना हो जाएगा, 217x प्लस 131x प्लस 131y प्लस 217y बराबर 913 प्लस 827, ठीक है, इस तरह से। तो LHS को LHS से जोड़ा, RHS को RHS से जोड़ दिया, तो ये कितना आएगा, 217 और 131, 217 और 131, 7 और 8, 3 और 1 4, 2 और 3, 348 x हो गया, प्लस यहाँ भी 348 y ही होगा, इज इक्वल टू 913 827, 7 और 3 10, 2 और 1 3 और 1 4, 9 और 8 17 और 1 18, 840 आया इधर जोड़ने पे। अब यहाँ पे 348x है, यहाँ पे 348y है,
दोनों में कॉमन ले लेंगे तो 348 जो है वो कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1840। ठीक है, तो अब ये x प्लस वाई यहीं रहेगा और इसके साथ मल्टीप्लाई में 348 है वो नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो x प्लस वाई बराबर हो गया 840 डिवाइडेड बाई 348। तो 840 डिवाइडेड बाई 348 करेंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, द एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स दिया हुआ है। सो एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स ये दिया हुआ है, ये है 221। तो एलसीएम ऑफ पी एंड क्यू इज इक्वल टू 221 हो गया। देन बताना है द वैल्यू ऑफ 3p माइनस 2, द वैल्यू ऑफ 3p माइनस क्यू। ये फाइंड करने के लिए वी हैव द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू, हमें पी एंड क्यू दोनों का वैल्यूज़ पता होना चाहिए। तो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ पी एंड क्यू। सो द एलसीएम यहाँ पे 221 मालूम, पी एंड क्यू में ये दोनों नंबर्स हैं, पी पहला नंबर है, क्यू दूसरा नंबर है, और पी इज़ ग्रेटर देन क्यू, पी इज़ ग्रेटर देन क्यू है। सबसे पहले HCF निकालते हैं। ऑलवेज रिमेंबर द HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स, द HCF ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज़ 1। द HCF ऑफ टू प्राइम नंबर इज़ 1, हमेशा ऑलवेज। तो इसका मतलब हुआ कि HCF तो हमें 1 पता चल गया और LCM हमें मालूम है, हमें केवल नंबर्स निकालने हैं। तो जो फार्मूला होता है HCF LCM नंबर 1 और नंबर 2 का, दैट इज़ HCF इंटू LCM इज इक्वल टू P इंटू क्यू, नंबर 1 इंटू नंबर 2। HCF 1 है, LCM 221 है, हमें P और Q नहीं पता। 221 इंटू 1 कितना होगा 221, और ये P इंटू क्यू हो गया। जब इधर P इंटू क्यू में है तो ये नंबर को भी कुछ इंटूज़ में होने चाहिए। तो लेट से हम इसे मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 13 इंटू 17 में, तो P इंटू क्यू जो है वो 13 इंटू 17 में ब्रेक हो गया, यानी 221 को हमने 13 इंटू 17 में ब्रेक कर दिया। अब यहाँ पे P जो है वो हमें दिखता है, P बराबर दिखता है, अब यहाँ पे P के जगह पे हमें 13 दिख रहा है और Q के जगह पे हमें 17 दिख रहा है, लेकिन P जो है वो Q से बड़ा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो हमें P का जो वैल्यू है वो 17 लेना होगा और Q का वैल्यू 13 लेना होगा। अब जो वैल्यू हमें निकालना था 3p माइनस क्यू का, है ना, अब जो वैल्यू हमें 3p माइनस क्यू का निकालना था उसमें P का वैल्यू 17 और Q का वैल्यू 13 बैठाइए, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल डेक ऑफ कार्ड्स, है ना, व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज ड्रॉन इज नाइदर ए किंग नोर ए क्वीन। तो हमें बताना है कि कार्ड में ना ही किंग होना चाहिए, कार्ड में ना ही किंग होना चाहिए और ना ही नोर अ क्वीन। तो हमें कार्ड का सेटअप पता होना चाहिए कि कितने किंग होते हैं और कितने क्वीन होते हैं। उसके बाद यहाँ पे किंग नहीं होना चाहिए और क्वीन भी नहीं होना चाहिए, तो बाकी इन किंग और क्वीन को हटा करके जितने भी कार्ड्स हुए उसका जो नंबर है उसको डिवाइड करेंगे 52 से। ठीक है, नाइदर ए किंग नोर ए क्वीन, ये दोनों का नंबर उसमें नहीं होना चाहिए, इसको हटाइए और जो बचा है उसको डिवाइड करिए 52 से। तो सॉल्व बाय योरसेल्फ। क्वेश्चन नंबर 5, द फेयर डाई आर रोल्ड साइमल्टेनियसली। 2 डाई हैं और 2 डाई जब भी फेंका जाएगा तो 1 1 1 2 1 3 1 4 इस तरह से 6 6 तक वो पूरा एक 36 का सेट बनेगा। बोलता है प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस। 5 विल कम अप, यहाँ पे ऐड करने पे 5 नहीं बल्कि 5 आना चाहिए हमारा, सिर्फ 5 वो नंबर आना चाहिए। ठीक है, एट लीस्ट वंस, एक बार कम से कम 5 अगर आ रहा है किसी भी डाइस पे
उसका प्रोबेबिलिटी बताना है। तो वो 36 सेट में से कितने बार केवल एक बार 5 आ रहा है, 2 बार आ रहा है वो भी ले सकते हैं। एटलीस्ट बोला है मतलब कम से कम, मतलब 2 बार 5 आ रहा है वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एटलीस्ट 1 एक बार आना चाहिए। वो पूरे नंबर को जोड़ेंगे और उसको डिवाइड करेंगे हम 36 से, तो इसका प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकते हैं। लास्ट सवाल है, एक पैरेललोग्राम का वर्टेक्स दिया हुआ है। द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम इन ऑर्डर ए बी सी डी, ये दिया हुआ है। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पैरेललोग्राम को ड्रॉ करने के बाद ए बी सी डी उस पर पॉइंट लगा दिया। पॉइंट लगाने के बाद क्या करेंगे, अब देखना है हमें एक्स और वाई का वैल्यू निकालना है। इसमें कुछ भी नहीं है। एक्स का वैल्यू निकालने के लिए जो नोन साइड है ना, मतलब बी डी एक डायगोनल है, तो ये एक डायगोनल हुआ, प्लस ए सी एक डायगोनल है। तो बी डी वाले डायगोनल में मेरा एक्स है, तो एक्स का जो एडिशन होगा बी डी में क्या क्या होगा, x+3। जो x+3 होगा वो ए सी के समय पे जो x है, यानी कि 1 और सॉरी यहाँ पर मैंने कुछ डेटा गलत कर दिया है। तो पहला पॉइंट है 1 2, दूसरा पॉइंट है 4y, तीसरा पॉइंट है x6 और चौथा पॉइंट है 3 5। वही करना है जो मैंने बताया कि एक डायगोनल का x1 + x2 दूसरे डायगोनल के x1 + x2 के इक्वल होता है। तो उस हिसाब से अगर हम x निकालना चाहते हैं, सी पॉइंट पे मेरा x6 दिख रहा है, तो यहाँ पर जो ये x है इसको जब हम a वाला x के साथ जोड़ेंगे तो x+1 जो आएगा मेरा, सॉरी x+1 जो आएगा, ठीक है, ये किस वाले x1 + x2 के बराबर होगा, तो वो BD वाले x1 और x2 के बराबर होगा, यानी कि 3 + 4 के बराबर होगा। ठीक है, तो एक डायगोनल का x1 + x2 दूसरे वाले डायगोनल के x1 + x2 के बराबर होता है। तो इस तरह से x का वैल्यू हम यहाँ से फाइंड कर लेंगे। दूसरा y के साथ भी वैसे ही चलेगा। अब y कहाँ पे है, b पॉइंट पे है, b पॉइंट पे y है, तो y का जो y1 + y2 है ना, y1 + y2, तो y + 5 जो है BD वाले में वो AC वाले के y1 + y2 के बराबर होगा, यानी कि 2 + 6 के इक्वल होगा। तो यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल लेंगे। तो वेरी इजीली हम x और y के वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू।